नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अफसरनामा में हमारे साथ एक ऐसी युवा महिला अधिकारी हैं जो बहुत ही खुशमिजाज व्यक्तित्व है उनका, बहुत ही प्रसन्न चित्त स्वभाव के साथ वो आगे बढ़ती हैं। और ये जीवन का एक बहुत ही बड़ा मंत्र है कि अगर आप वेल बिगिन इज़ हाफ डन, जो कहा जाता है कि ज़िंदगी की आधी लड़ाई तो हम तभी जीत लेते हैं जब हम जीवन के साथ बहना और खुश रहना सीख लेते हैं। 2015 बैच की वो भारतीय प्रशासनिक सेवा की ऑफिसर हैं और एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां एयरफोर्स का बैकग्राउंड है। पिताजी एयरफोर्स में हैं और इसीलिए देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में आना जाना बहुत स्वाभाविक बात है। कुछ दिन यहाँ, कुछ दिन वहाँ। इसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस, क्योंकि जितना आप ट्रैवल करते हैं और वो भी अपने टेंडर एज में करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेकर आप आगे बढ़ते हैं। उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ी। पेरेंट्स अभी उनके दिल्ली में हैं। इसके पहले वो IRS सर्विस भी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं और वर्तमान में रीवा में नगर निगम कमिश्नर की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो संभाल रही हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं संस्कृति जैन। बहुत स्वागत करता हूं संस्कृति जी आपका। सबसे पहले इस कार्यक्रम में अक्सर हम याद करते हैं और बार बार दोहराते हैं कि मैं भी अक्सर सोचता हूं, शायद आप भी सोचती हों, कि कोई टाइम मशीन होती तो हम एक बार फिर लौट भी जाते पीछे और कुछ जो जीवन में कुछ बेहतर भी करना है, जैसा लगता है कई बार छूट गया तो उसको करेक्ट भी कर देते। खैर, ये तो फिल्मी बात हो गई। लेकिन अगर मैं आपको आपके 13-14 साल की एज की तरफ ले जाऊं तो उस संस्कृति को आप कैसे याद करती हैं? क्या सपने थे? क्योंकि उस उम्र में हम सपने देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको 13-14 साल की संस्कृति के तौर पर पीछे ले जा रहा हूं जी। आई थिंक क्योंकि मैंने इतने स्कूल्स बदले थे, तो मैं ये कहूँगी कि जब मैंने 13-14 साल की थी तो कुछ दोस्त जो मैंने उस समय बनाए थे वो अभी भी दोस्त हैं और वो यादें जो हैं मेरी अभी भी चल रही हैं। आपने 13 साल का जो बोला, मुझे अपनी बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उसमें मेरे स्कूल से भी दोस्त आए थे और बहुत सारे दोस्त आए थे और उन्होंने मेरी एयरफोर्स की ज़िंदगी पहली बार देखी थी। मेरा स्कूल शहर में बाहर था, मतलब तो एक अलग सा एक्सपीरियंस था सभी मेरे दोस्तों के लिए जब वो आए थे। सपने तो तब ये नहीं सोचा था फ्यूचर में क्या करेंगे। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं क्या करने वाली हूँ। काफ़ी ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं लाइफ में। सो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि लक ने मेरा हमेशा साथ दिया है, मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया है। तो उसकी वजह से एक उम्मीद थी कि सब एवरीथिंग विल वर्क आउट एंड इट थैंकफुली हैज़ बीन गुड सो फार। वाह। जितना मैं समझ पाया आपसे बात करके और आपके बैकग्राउंड को जितना मैंने पढ़ा समझा उसको, बीइंग एन सिंगल चाइल्ड, ये कई बार ये भी कहा जाता है कि पैम्पर्ड चाइल्ड भी हो जाता है सिंगल चाइल्ड, लेकिन आप जी लेकिन मुझे लगता है कि शायद पापा का जो सेना का बैकग्राउंड रहा, उसने अनुशासन का एक मंत्र भी बचपन से आपको दिया होगा। तो थोड़ा सा अपने बचपन को याद करके हमें बताइए। नॉट जस्ट माय डैड, मेरे माता पिता दोनों इंडियन एयरफोर्स में थे। सो मेरे फादर एक फाइटर पायलट थे एंड मेरी मदर एक मेडिकल ऑफिसर रही है एयरफोर्स में। सो दोनों पेरेंट्स के फौज में होने से एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, एक SOP के साथ काम करना, एक बहुत ही सिस्टमेटाइज्ड एनवायरनमेंट में रहने की मेरी आदत ज़रूर रही है। एंड मुझे लगता है उसने मेरी लाइफ को और थिंकिंग को बहुत शेप किया है। सबसे अच्छी चीज़ फौजी लाइफ की एक ये भी थी कि एक बहुत कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट था जिसमें सब कल्चर्स और सब टाइप के लोग रहते थे। तो आप कभी भी सभी के साथ हमेशा एक इक्वालिटी के मोड में रहते थे एंड एट द सेम टाइम हमारे घर में कभी भी ऐसा नहीं था कि ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, बिकॉज हम हमेशा वी वर ओपन टू न्यू आइडियाज़ कि ये ऐसे भी हो सकता है, ये वैसे भी हो सकता है। एंड दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग थे एंड आई थिंक इट हैज़ रब्ड ऑफ अ लिटिल बिकॉज वी ऑल ट्राई टू वर्क हार्ड टू डू व्हाट वी डू। काफी इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल। एंड व्हेन इट कम्स टू पैम्पर्ड चाइल्ड, वो तो आई विश आई वाज अ लिटिल पैम्पर्ड बीइंग अ सिंगल चाइल्ड।
बट आई थिंक माई पेरेंट्स इंश्योर्ड कि सिंगल चाइल्ड की फीलिंग मुझे कभी आई नहीं। ना ही मुझे ये लगा कि मेरे सिबलिंग्स नहीं हैं या मेरे पास होने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम कभी ये नहीं लगा दैट आई वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आई थिंक जब मैं काफ़ी बड़ी हो गई और 27-28 की होंगी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि माई पेरेंट्स रियली डिड, आई वॉज द सेंटर ऑफ देयर यूनिवर्स, बट उन्होंने मुझे बचपन में ये कभी फीलिंग नहीं दी। एंड उसकी वजह से अब मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं जो भी हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। बेहिचक बेहिचक हम भी उनको प्रणाम करते हैं, आपकी माता जी को भी जो एक मेडिकल ऑफिसर रही एयरफोर्स में, और आपके पिताजी को कि जो फाइटर एक प्लेन के शानदार एक, हाँ जी, हेड्स ऑफ आपके पेरेंट्स को। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अद्भुत सुनहरा मंत्र है जो जीवन के अगर आरंभ में मिल जाए, शुरुआत में मिल जाए तो ज़िंदगी बन जाती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको ये मंत्र सबसे पहले दिया कि ज़िंदगी मायूसी का नाम नहीं है, उदासी का नाम नहीं है, और आपको जो भी अचीव करना है फाइट इट आउट, लड़िए, मेहनत करिए, डेडिकेशन डिवोशन के साथ जाइए और हासिल कीजिए। ये मंत्र आपको कब अपने जीवन में, अपने कैरेक्टर में आपने इसको उभरते हुए देखा और इसको आत्मसात किया, यानी इसको स्वीकार कर लिया और बिल्कुल आप इसी के साथ आगे बढ़ती चली गई? फिर एक्चुअली मुझे ऐसे कभी याद नहीं है जब हमने फ्रंट फुट पे नहीं खेला हो। वाह वाह वाह। कभी कभी अब वो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा डिफेंस भी सीखना ज़रूरी है, वो मैंने बाद में सीखना शुरू किया है, पर हमेशा एक सिस्टम ज़रूर दिमाग में रहा है कि जो है हमें अपने पूरे डिवोशन के साथ करना है, और कोई भी चीज़ में अगर हमें डिवोशन के साथ और डेडिकेशन के साथ काम करना है तो हमें आगे आकर स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो ये कभी काम से पीछे हटने की बात टेंडेंसी क्योंकि आई नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझ में इनकलकेट नहीं की, इसलिए ट्राई हमेशा करती हूँ कि मैं जो करूँ मैं एक डेडिकेटेड तरीके से करूँ। उससे कभी कभी दिक्कतें भी आती हैं, बिकॉज कभी कभी हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है या नहीं हो पाती है, तो उससे मायूसी भी आती है, पर देयर इज़ ऑलवेज अनदर डे जिसमें एक नया प्रयास किया जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने की, और यही मंत्र हमारे नौजवानों के लिए है कि मायूसी के बादल आएंगे ही, जैसे मानसून आता है तो काले बादल आते हैं, बरसते भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही सुनहरी धूप खिलती है जिसका इंतज़ार हमें हमेशा होता है, क्योंकि सूरज, सन हमेशा से सिंबलाइज करते हैं एक एनर्जी को, ऊर्जा को। आपने जो मायूसी की बात की, मायूसी से लड़ने का मैकेनिज्म हम सबका अलग अलग है। बिल्कुल। उदासी से, निराशा से हम सब लड़ते हैं। कोई अपना मोबाइल भी तोड़ देता है, कोई अपना सर भी पटक लेता है, और कोई मुस्कुरा के कहता है नहीं एक और अच्छा दिन है, ईश्वर ने ये जो किया या डेस्टिनी ने जो किया ये ज़रूर मेरे अच्छे के लिए है। आपने क्या मैकेनिज्म अपनाया, क्योंकि जब आपने महसूस किया कि जी जी पता नहीं क्या कहते हैं, डिप्रेशन के साइकिल्स या लिस्टलेसनेस के साइकिल्स, आई थिंक कोई भी व्यक्ति के जीवन में आते ही हैं। अगर उन्हें जितना आप समझते हैं अपनी लाइफ के बारे में, तो डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। उसको फाइट करने के लिए भी एक फैमिली का सपोर्ट चाहिए कि कोई रिकग्नाइज करे कि यदि कोई मायूस है तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ जस्ट समथिंग, वो इवेंचुअली समय के साथ हमें उसको हैंडल करना पड़ेगा। बट टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम एंड सोचना कि ठीक है ये नहीं हो सकता तो हम ये ट्राई कर लेते हैं, दैट इज़ द वे टू गो। मुझे ये नहीं लगता कि हमें मायूसी से, डिप्रेशन से पीछे आना चाहिए। कई बार ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ ट्राई किया होता है, बहुत मेहनत की होती है, तो हम सफल नहीं होते। सबसे अच्छा उदाहरण मैं दूंगी, जैसे आपने बताया, मैं पहले IRS इनकम टैक्स में थी, मैंने UPSC 3 बार क्लियर किया है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, मैंने कोई प्लान के साथ नहीं किया था, एकदम अनप्लान्ड वे से मैंने एग्ज़ाम दे दिया था और मैंने उसको क्लियर किया था। तो तब मुझे लगा था कि अरे अनप्लान्ड अगर हम क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम, तो थोड़ी मेहनत करेंगे और काम करेंगे तो कैसा होगा। तो जब सेकेंड अटैम्प्ट मैंने दिया जिसमें मैं इनकम टैक्स में आई, तब आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि तब मैंने उस साल बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और मुझे लगा कि जितना मुझे करना चाहिए था और मिलना चाहिए था वो नहीं मिला।
तो थर्ड टाइम तो मैंने एग्ज़ाम ऐसे ही दिया था कि छोड़ो, वो एक्चुअली डिप्रेशन में दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई शुड बी गेटिंग। तो मुझे फाउंडेशन कोर्स में जाने का मन नहीं था, एंड फाउंडेशन कोर्स से छूट पाने का इकलौता तरीका था कि आप एग्ज़ाम वापस दें। तो तब मैंने टेंशन फ्री एग्ज़ाम दिया था कि सर्विस में सिलेक्शन हो चुका है, इट्स अ गुड सर्विस, प्रॉबेबली ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। आई वॉज कमिंग टू टर्म्स विद द फैक्ट कि कभी कभी जो इतनी मेहनत करते हैं वो नहीं भी होती है, एंड क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था फाउंडेशन कोर्स मिस करने का, तो मैंने एग्ज़ाम दिया। बट वो मैंने इतना टेंशन फ्री एग्ज़ाम दिया था कि आई वॉज लाइक, वो जिसको निष्काम कर्म की भावना से मैंने वो, मुझे लगता है, एग्ज़ाम दिया था कि आई विल गो थ्रू द रूटीन ऑफ स्टडिंग एंड आई विल ऑल्सो डू अदर थिंग्स, एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जब किया तो मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आ गई। वो भी बहुत फनी स्टोरी है, बिकॉज मैं तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया था कि रिजल्ट आ गया है और तुम्हारा ये रिजल्ट आया है। सो वाह वाह वाह। सो थिंग्स हैपन अनएक्सपेक्टेडली कभी कभी, तो इसलिए डिप्रेशन के अच्छे आउटकम्स भी निकल सकते हैं। शायद मैं अगर डिप्रेस्ड नहीं होती तो मैं यहाँ रीवा म्यूनिसिपल कमिश्नर नहीं होती। जी जी जी, लेकिन इसके पीछे एक मंत्र और भी छिपा हुआ है कि जब आप शायद आप ये सोचते हैं कि सिलेक्शन नहीं होगा और मैं उसके लिए अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, तब आपका जो तनाव का लेवल एकदम से नीचे जाता है और एक पॉजिटिविटी आपके पास आती है। वो पॉजिटिविटी आपके लिए सफलता के रास्ते। तो इसका अभ्यास अगर हम जितना करेंगे, नौजवान जितने भी साथी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो इसको मंत्र बना लें कि आप हमेशा ये सोचिए कि रिजल्ट क्या होगा, इस पर फोकस ना हो आपका। बिल्कुल, आई थिंक वो अपेक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए कि हम तो जो हमें करना है वो करते रहें, जो होना है, जो हो सकता है वो होगा, नहीं होना है। मैं ये डेस्टिनी में बिलीव भी नहीं है मुझे कि ये तो डेस्टिन्ड था, बट वी शुड जस्ट वर्क विच वी थिंक इज़ राइट। मतलब जो हमें सही लगता है वो हमें करते रहना चाहिए, तो अंजाम आते जाएंगे जो भी आने हैं। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो इस तरफ आने का मन था आपका अखिल भारतीय सेवा की तरफ, ये बहुत प्लान वे में था? आप रिसर्च की तरफ भी जाने वाली थी, आपका लेवल ऑफ स्टडी भी उसी तरफ इंडिकेशंस देता रहा है, फिर अचानक से या किस तरह से, क्या इंस्पिरेशन बना आपका इस तरफ आने का? मुझे लगा था कि मैं डॉक्टरेट करूंगी, पीएचडी करूंगी, एक लैब में बहुत सारा काम करूंगी, और फिर कभी कभी लाइफ में डाउट्स आते हैं कि क्या मैं ये पूरी ज़िंदगी कर पाऊंगी। तो ये डाउट मेरे दिमाग में आया जब मेरा ख़त्म हो रहा था ग्रेजुएशन। तो मैंने एक फेलोशिप की, आई वाज अ लैम्प फेलो विद PRS। सो मैं एक लेजिस्लेटिव असिस्टेंट थी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो उस समय वो 11 मंथ की फेलोशिप में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया पॉलिसी मेकिंग में, कि पॉलिसी मेकिंग कैसी की जाती है। एंड वी वर अ ग्रुप ऑफ अराउंड 30-40 लैम्प फेलोज, सब अलग अलग MPs के साथ काम करते थे, तो हमारा एक्सपीरियंस शेयरिंग चलता था। तो उसमें से 1-2 लोग UPSC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। तो मुझे किसी ने कहा एग्ज़ाम दे लो, मैंने कहा ठीक है, दे के देख लेते हैं। उसके बाद फेलोशिप के बाद क्या करना है मुझे पक्का भी नहीं पता था उस समय, अभी नेक्स्ट जॉब क्या लगने वाली है। तो मैंने तब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट UPSC का दिया था। प्री के बाद मुझे लगा देयर वाज अ चांस कि मैं एग्ज़ाम दूंगी, सो आई गेव द एग्ज़ाम। मेंस हो गया, थैंकफुली मेंस के बाद मुझे एक जॉब भी मिल गई सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में। सो आई कंटिन्यूड माय जर्नी इन पॉलिसी मेकिंग फॉर सम टाइम। एंड उसके साथ साथ वंस यू गेट इनटू द साइकिल ऑफ गिविंग द सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, निकालना बहुत मुश्किल है, उस साइकिल से बहुत मुश्किल है, ये एक टफ काम है निकलना। सो आई एम हैप्पीली हियर बिकॉज मुझे पॉलिसी में इंटरेस्ट आ गया था। सो इट वाज द बेस्ट जॉब यू कैन डू इन द कंट्री फॉर एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग। ये जो बात कही जाती है, तपस्वी हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, मोबाइल फेंक दो, लैपटॉप पे नजर न डालो, फिल्म जाने की तरफ देखो नहीं, दोस्तों को भूल जाओ। मुझे आपसे बात करके मुझे नहीं लग रहा कि आप यू आर दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। मुझे लगता है आप तो खूब बात करती होंगी, सारी चीजों के साथ आप आगे बढ़ी होंगी। जी नहीं, मुझे बहुत मैं लोगों को एडवाइस नहीं देती हूँ UPSC की तैयारी कैसे करने के लिए। मैं उससे बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जितना देर हम काम करें उतना करें। मैं कभी 16 घंटे नहीं पढ़ा है मैंने, बिकॉज मेरे में उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है।
थोड़ी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल रहने की कोशिश रहती है। जितना टाइम हम जिस एक्टिविटी को दें, अगर हम उसको कर ले तो मुझे लगता है दैट इज़ द वे टू गो। एंड मेरी हमारे घर में हमेशा एक नई चीज़ सीखने की ललक हमेशा रहती है। तो आई थिंक विकिपीडिया हैज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे जब भी कोई चीज़ नहीं पता होती है तो मैं उसको गूगल करती हूँ। एंड वो बचपन से रहा है, मुझे लगता है कि क्या है, व्हाट इज़ दिस थिंग। चाहे उससे हमें ज़िंदगी में कभी उसका काम नहीं पड़ेगा, बट अगर वो सुन लिया है तो उसके बारे में थोड़ा रीड कर लेने में मुझे हमेशा मज़ा आता है। तो एंड थैंकफुली एक्चुअली आजकल जो स्मार्टफोन्स हमारे और डेवलप हो गए हैं, 10 साल पहले इतने डेवलप नहीं थे, तो थोड़े कम डिस्ट्रैक्शंस तो ज़रूर थे। सो आई एम थैंकफुल कि उस समय इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। ये बताइए मुझे, सिलेक्शन के बाद कई बार हम चीज़ों को हासिल कर लेते हैं तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव होकर उसके बारे में देखते हैं। वो पहला दिन जब आपको लगा कि आपने वो मंजिल पा ली है जिसको आप हासिल करना चाहती थी, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपका सिलेक्शन हो गया और मध्य प्रदेश कैडर भी मिल गया, वो दिन आपकी सोच में क्या था? जी। वो दिन अनएक्सपेक्टेड सा था। इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेड भी था, बट जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने वो अटेम्प्ट दिया था तो आई वाज नॉट इन द मूड टू एक्सपेक्ट एनीथिंग, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। तो जब सिलेक्शन हुआ, ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग अचीवमेंट इन माय लाइफ कि ये हो सकता है, पर मुझे कभी आई डोंट नो, ये इट साउंड्स मॉडेस्ट, नॉट मॉडेस्ट, पर मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो गया है तो बढ़िया है, वेल डन, नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे क्या करना है। सो ये कई बार मैं डिस्कस भी करती हूँ मेरे परिवार से, मेरे फ्रेंड से, कि कई बार वो बास्किंग इन आवर अचीवमेंट्स वाली फीलिंग जो है, वो क्योंकि हमने कभी की नहीं का मतलब, सो वी मिस आउट ऑन लॉट इन लाइफ। मतलब वो एक जो जॉय मिलना चाहिए, वो कभी कभी you don't get it because you're like, okay, good, now what's next? So मतलब वो ऐसे, ये बिल्कुल मॉडेस्टी नहीं है। कई बार मुझे बहुत बुरा लगता है कि I haven't really enjoyed the things that make people happy, because it is like, good, we have done well, let's move forward in life. एक बड़ा खूबसूरत पड़ाव है जब आप अपने हमसफ़र के साथ शादी और विवाह के पवित्र गठबंधन में आप आते हैं। ये आपके हस्बैंड भी मध्य प्रदेश कैडर के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के ऑफिसर हैं और सतना में पोस्टिंग है उनकी पुलिस अधीक्षक के तौर पर। ये एक किस तरह से आप लोगों की मुलाकात हुई? क्या ये दिल्ली था, ये जगह दिल्ली थी, या कहाँ पर और कहाँ? जी। जैसे मैंने आपको बताया, मैं पहले इनकम टैक्स में थी। मेरे हस्बैंड 2014 बैच के हैं, तो मैं 2014 बैच में IRS इनकम टैक्स में ट्रेनिंग में थी, वो NPA में ट्रेनिंग में थे। एंड लबासना में इंटर सर्विसेज मीट का आयोजन हुआ था। वो पुलिस के स्क्वॉश टीम में थे, मैं इनकम टैक्स की स्क्वॉश टीम में थी। हम लबासना के स्क्वॉश कोर्ट में मिले एंड समहाउ थिंग्स क्लिक्ड एंड वी टुक इट फॉरवर्ड। पहले बीच में ये भी था कि हम कैसे कर पाएंगे। थैंकफुली जब मेरा सर्विसेज में सिलेक्शन IS में हो गया तो ऑल इंडिया सर्विसेज में कार्डर ट्रांसफ़र एंड चीज़ें और स्ट्रीमलाइन हो गए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हस्बैंड, बिकॉज हम दोनों का जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट और कॉन्फिडेंस है, हमारी जो जॉब प्रोफाइल्स हैं दे कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल, एंड उसमें किसके साथ क्या शेयर करना है वो कई बार पता नहीं चलता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हैव अ पार्टनर जो मेरी जॉब को भी अंडरस्टैंड करता है, मेरी प्राइवेट लाइफ को भी अंडरस्टैंड करता है। एट द सेम टाइम मैं भी उनकी परिस्थितियाँ समझ रही हूँ। सो वो एक कमिटमेंट है एंड इट इज़ ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट बिकॉज हम लोग कई बार अलग अलग रहते हैं, बट जो ट्रस्ट और सपोर्ट एक दूसरे के लिए है, आई थिंक दैट रियली हेल्प्स अस मूव अहेड। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आशुतोष जैसा अच्छा पार्टनर मुझे मिला है एंड आई ऑल्सो होप कि ये पार्टनरशिप चलती रहे। बट आई थिंक काम के साथ साथ सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो हमारी पार्टनरशिप में है कि वी हैव 2 twin daughters who are almost 4 years old
एंड मुझे जी, लगता है जी। बाकी कुछ भी कर लें, आई थिंक टेकिंग केयर ऑफ देम एंड रेजिंग देम वेल इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स दैट वी हैव डन इन आवर लाइव्स। तो अगर वो बहुत बेहतर बढ़िया बात है। इंसान बने और हम उनको अच्छे इंसानों की तरह रेज कर सकें, तो देन वी वुड हैव रियली सक्सीडेड इन लाइफ। और मुझे लगता है इसमें कहीं कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि सबसे पहले तो वो संकल्प, वो कमिटमेंट हमारे मन में होना चाहिए, और वो भाव इतना पवित्र हो। जहां आपने कोई और बात नहीं कही, मैं बड़े गौर से सुन रहा था आपको, आपने सिर्फ एक बात कही कि आप अपने इन जुड़वा बिटिया जो हैं दोनों, उनको एक अच्छा इंसान बनाना चाहती है। तो इट्स अ बिल्कुल। वेरी, बहुत ही पवित्र भाव है ये, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही सब कुछ हो सकता है। ये हम कई बार शायद पेरेंट्स अपने पेरेंटहुड के अर्ली डेज में, अर्ली मंथ्स में, अर्ली इयर्स में शायद नहीं समझ पाते, और आप उनको स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं, म्यूजिक सिखाना चाहते हैं, कुछ और जानना नहीं, पहले अच्छा वो इंसान। सब भी सिखाना चाहते हैं। हाँ। हम अच्छा, दोनों अच्छा sports इंसान, वाले। अच्छा, हाँ, पर अच्छा बिल्कुल अल्टीमेटली ठीक है। आई थिंक ये सब चीजें करवा कर अगर वो दे आर जस्ट हैप्पी पीपल इन लाइफ हु कैन डू जो उनको चाहिए करने के लिए, एंड हम उनको अपॉर्चुनिटीज दे पाए टू बी हैप्पी इन लाइफ, आई थिंक वेरी ट्रू। दैट वुड बी गुड। जी जी। अच्छा, आपसे जो बात करके मैं समझ रहा हूँ कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो घर की आपके पास है, ऐसा मुझे लगता है। इसका मतलब जो- क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक कई बार हम देखते हैं कि ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला शादी के बाद ये होता है कि एक थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है और एक एक्सट्रोवर्ट होता है, जो घर में होने वाली पार्टीज, लोगों से मिलना जुलना, उसको बहुत बहुत गर्मजोशी से हैंडल करता है। दूसरा थोड़ा सा इसमें ले, उसको मालूम है उसका पार्टनर बहुत, तो आप दोनों में ये भूमिका क्या आप निभाती हैं या वो भी इक्वली ऐसे ही है? नहीं नहीं, थैंकफुली माय हस्बैंड इज अ मोर स्टेबल बैलेंस्ड पर्सन। तो जैसे कि आप कह रहे हैं, शायद मैं वो बाहरी बातें ज़्यादा ज़रूर करती हूँ, बट उसके पीछे एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम है, यू नो। आई मीन आजकल एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट इज़ लाइक अ स्पेक्ट्रम, तो उनकी जो स्टेबिलिटी है और जो कम बोलना है वो मुझे भी कई बार सीखना पड़ता है, बिकॉज सब कुछ आगे आकर बोल देना भी आजकल के ज़माने में ठीक नहीं है। सो ही कीप्स मी बैलेंस्ड एंड ग्राउंडेड, एंड आई जस्ट होप कि सब बढ़िया चले, यू नो, बिकॉज हमारी लाइव्स बहुत, सभी की लाइव्स, मतलब सिर्फ हमारी नहीं है, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी। आई हैड अ वेरी फॉर्चुनेट चाइल्डहुड, आई हैड अमेजिंग पेरेंट्स, आई हैव एन एक्सीलेंट लाइफ पार्टनर, माई चिल्ड्रन आर डिफिकल्ट टू हैंडल बट दे आर ऑल्सो द जॉयज ऑफ आवर लाइफ। पर कई बार लोगों के पास बहुत समस्याएं होती हैं, एंड थैंकफुली मैं बहुत लकी रही हूँ कि मेरे पास बहुत कम मेजर इश्यूज रहे हैं। तो इसलिए आगे जाकर हम लोग क्या कितना कर सकते हैं हमारी सर्विसेज में, यही एम है। बहुत अच्छा ही होगा, ऐसा मैं कंक्लूड करते हुए सोच रहा हूँ, क्योंकि आपके जो सपने हैं वो बहुत ज़मीन पर हैं। आप अपनी ताकत को भी बहुत अच्छे से समझती हैं, और जिन चीज़ों को आपको लगता है कि इनको बेहतर करना है, आप उनके लिए बिल्कुल तैयार रहती हैं। जैसे बहुत सहज भाव से आपने कहा कि आप अपने लाइफ पार्टनर से उनका ग्राउंडेड रहना, उनका स्टेबल रहना, और उनका बहुत संतुलित होकर बोलना, कई बार आपको लगता है कि वो बहुत अहम होता है, और ये बिल्कुल सही बात है। संस्कृति जी, मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि आपका ये सिलसिला जारी रहेगा आगे भी, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे इस इंटरव्यू में बातचीत करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी संस्कृति जैन, 2015 की IAS ऑफिसर, मध्य प्रदेश कैडर। अगले बार एक और ऑफिसर के साथ अफसरनामा में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।